स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि युद्ध यानी कि वॉर इज नेवर एन आंसर टू एनी कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वॉर और वायलेंस इट कैन नॉट गिव यू परपेचुअल पीस। व्हाट हैपेंस? वायलेंस बिगेट्स वायलेंस। यही हम लोगों ने देखा रशिया और यूक्रेन के वॉर में भी। फरवरी 24, 2022 से रशिया और यूक्रेन के बीच एक युद्ध चल रहा है, सीसॉ बैटल चल रहा है। कभी यूक्रेन का पलड़ा भारी होता है, कभी रशिया का पलड़ा भारी होता है, लेकिन पिछले एक महीने में हम लोगों ने देखा है कि यूक्रेन हैज रिटेलिएटेड, जिससे रशिया बौखला उठा है। रशिया अभी बम्बार्ड कर रहा है यूक्रेनियन सिटीज। दैट मीन्स इट इज अटर chaos, अटर डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर। Human lives are being lost, infrastructure is being lost, billions of dollars worth infrastructure and other things are getting lost. इसीलिए मैंने कहा कि युद्ध किसी चीज का आंसर नहीं है। लेकिन आज हम लोग इस युद्ध और इस डिस्ट्रक्शन के बारे में चर्चा नहीं करने वाले। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं एक दूसरे दृष्टिकोण से। रशिया और यूक्रेन के युद्ध ने एनर्जी सिनारियो के ऊपर, ग्लोबल एनर्जी सिनारियो के ऊपर क्या परिणाम डाला है, इसके बारे में हमारी डिस्कशन चलने वाली है। और ये हो क्यों रही है? क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट, जिसने बताया है कि अभी फिलहाल रशिया और यूक्रेन के युद्ध के चलते जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस आई है, दैट इज लीडिंग टू सम सॉर्ट ऑफ अ हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट टुवर्ड्स क्लीनर एंड मोर सिक्योर फ्यूचर। यानी कि रशिया यूक्रेन युद्ध ने कहीं ना कहीं एनर्जी को सेंटर ऑफ डिस्कशन, सेंटर ऑफ डिस्कोर्स पे ला खड़ा कर दिया है। और एक ऐसा समय आ चुका है जहां पे सरकार अभी डिसाइड कर रही है कि वी विल गो फॉर मोर एंड मोर क्लीनर एंड ग्रीनर फ्यूचर। तो इसी के बारे में हमारी चर्चा चलने वाली है। वी आर गोइंग टू डिस्कस प्राइमरीली अबाउट द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022। ये कौन रिलीज करता है? इट इज रिलीज बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं 5 की पॉइंटर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज अ रिपोर्ट विच हैज बीन रिलीज्ड, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022। और इसने ऑब्जर्व किया है कि कार्बन एमिशंस फ्रॉम एनर्जी, आपको ध्यान देना है, कार्बन एमिशंस फ्रॉम एनर्जी दे आर गोइंग टू पीक बाय 2025, विच इज अ गुड न्यूज, राइट? अगर पीक होगा उसके बाद धीरे धीरे ग्राफ डाउन होना शुरू हो जाएगा। यानी कि कार्बन एमिशंस ड्यू टू एनर्जी they are going to reduce after 2025 according to this particular report। अब ये जो रिपोर्ट है काफ़ी एलैबोरेटिव रिपोर्ट है, 500 पेजेस से भी ज़्यादा है। इनफैक्ट यहाँ पे इतनी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस की गई है ऑफ डिफरेंट एनर्जी मीन्स ऑफ मेथड, जैसे कि ऑयल के ऊपर एनालिसिस की गई है, कोल के ऊपर, ग्रीन एनर्जी के ऊपर, हाइड्रो एनर्जी के ऊपर, अलग अलग एनर्जी फेसेट्स को डिस्कस किया गया है, रीजन वाइज डिस्कस किया गया है। 500 पेजेस से भी ज़्यादा ये रिपोर्ट है, राइट? लेकिन मैं यहाँ पे एक मैक्रो आपको व्यू पॉइंट देने वाला हूँ, जहाँ पे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 5 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स और 5 मैक्रो ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस रिपोर्ट को रिलीज किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट पे जाने से पहले वी हैव टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट IEA, जिसने इसको रिलीज किया है। वी नीड टू टॉक अबाउट IEA फॉर श्योर, क्योंकि देखिए सिंपल से MCQ बन सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। IEA के बारे में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट IEA कब बना था, क्यों बना था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू मेंबरशिप। अब मैं अगर स्टेटमेंट दे दूं, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ IEA, ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? इट वुड बी रॉन्ग एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो थोड़ा सा जानकारी लेते हैं IEA के बारे में, उसके बाद लेट्स मूव इनटू द रिपोर्ट इटसेल्फ। अब IEA है क्या? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। कब बनी थी ये एजेंसी? 1974 में बनी थी। अब जब ये बनी थी उस समय पे इसका उद्देश्य ये था टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ ऑयल सप्लाईज। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है क्या। इट इज नॉट यूनाइटेड नेशंस एजेंसी। सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है, इट इज नॉट UN एजेंसी। ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। अगर सिंपल टर्म से आपको बता दूं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज द एनर्जी एजेंसी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, समझ लीजिए। यानी कि OECD, राइट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जो बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज का एक गुट है, उनकी एनर्जी एजेंसी आप समझ लीजिए। शुरुआती दौर में इनका फोकस था सिक्योरिंग ऑयल सप्लाईज। अब ये क्यों, आपको ये समझना है, क्योंकि 1974 में जब ये बॉडी बनी थी, इट वॉज क्रिएटेड एज द रेस्पॉन्स टू 1973-74 ऑयल क्राइसिस, राइट? अब इसके अंदर हम लोग डिटेल में नहीं चलेंगे, लेकिन सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो 1973-74 में ऑयल क्राइसिस क्यों हुआ था? देखिए, हम जानते हैं कि ऑयल का सबसे बड़ा जो मार्केट है
जहां से प्रोडक्शन होती है वेस्ट एशिया और द सो कॉल्ड मिडल ईस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो 1973-74 में यूएस ने क्या किया था, मिलिट्री सप्लाईज की थी इजराइल को। अब उन्होंने मिलिट्री सप्लाई की इजराइल को इसलिए अरब कंट्रीज ने, ओपीईसी में जो अरब कंट्रीज थे उन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर। और उस समय पे यूएस की खुद की ऑयल प्रोडक्शन भी उतनी ज्यादा नहीं थी, शेल रेवोल्यूशन वगैरह नहीं आया था, यानी कि वो निर्भर थे वेस्टर्न एशिया के ऊपर ऑयल के लिए। और उस समय पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनाई गई थी ताकि ऑयल सप्लाईज को सिक्योर करे। लेकिन धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1970s के बाद हम लोग देख सकते हैं कि एनर्जी का सिनारियो भी बदल रहा है, इसीलिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मैंडेट भी बदल रहा है। पहले केवल ऑयल सिक्योरिटी के ऊपर था, ऑयल एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे आजकल दे हैव एक्सपैंडेड देयर मैंडेट, दे हैव गॉन इनटू द इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी की तरफ इनका फोकस जरूर है। और ये रिलीज करते हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक एवरी ईयर, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनका हेडक्वार्टर, मैंने आपको बताया, अगर आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को आप सिंपली ध्यान रखिए कि ओईसीडी की एनर्जी एजेंसी है, उस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हो। और उनका जो हेडक्वार्टर्स है इट इज एट ओईसीडी सेक्रेटेरिएट इटसेल्फ एट पेरिस। इसके अलावा मेंबरशिप के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर, प्लीज रिमेंबर, इंडिया इज एज ऑफ नाउ नॉट अ मेंबर, इंडिया इज एसोसिएट कंट्री यहां पे। अब अगर मैं एक स्टेटमेंट दे दूं, ऑल मेंबर्स ऑफ ओईसीडी आर मेंबर्स ऑफ आईईए ऑल्सो, स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि कुछ कंट्रीज नहीं है, 3 to 4 कंट्रीज फ्रॉम ओईसीडी दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द आईईए ऑल्सो, बट इन जनरल अगर आप मेंबरशिप देखोगे देर आर 31 कंट्रीज, लिस्ट ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट मोस्टली ओईसीडी कंट्रीज है। जैसे यहाँ पे आई डोंट थिंक चिली इज अ मेंबर, चिली इज अ मेंबर ऑफ ओईसीडी, बट चिली यहाँ पे मेंबर नहीं है। तो कुछ कंट्रीज है ओईसीडी के जो मेंबर्स नहीं है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के। और ध्यान रखना है इंडिया राइट नाउ इज एन एसोसिएट कंट्री, लेकिन यू नीड टू रिमेंबर वन मोर थिंग, पिछले साल ही आईईए ने, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इंडिया को इनवाइट किया है टू बिकम फुल टाइम मेंबर। अभी इस पे इंडिया डिसीजन लेगा, देखते हैं। अब जब हम लोग आईईए की मेंबरशिप के बारे में चर्चा करते हैं तो कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया है अ कैंडिडेट कंट्री टू बी द आईईए मेंबर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ओईसीडी। अब आपको ध्यान रखना है इंडिया इज ऑल्सो नॉट अ मेंबर ऑफ ओईसीडी, बट डिस्पाइट दैट इंडिया को इन्वाइट किया गया। दिस इज द रिकॉग्निशन, द टेस्टिमनी ऑफ इंडियाज ग्रोइंग क्लाउड। अब यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? इनकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 90 दिनों के रिजर्व्स होनी चाहिए, तो इंडिया इसकी तरफ काम कर रहा है, इंडिया ऑलरेडी हैज दोज रिजर्व्स। इसके अलावा आपके पास नेशनल ऑयल रिडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए, इंडिया इसकी तरफ भी काम करते हैं। नेशनल लेजिस्लेशंस होनी चाहिए, आपकी ऑयल कंपनीज आपकी सरकार को रिपोर्ट करना चाहिए। इनफैक्ट इंडिया में तो जो ऑयल कंपनीज है मेजरली गवर्नमेंट रन ओनली है, तो सारी इन्फॉर्मेशन तो शेयर करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा मेंबर्स जो भी बनेंगे वो आईईए की कलेक्टिव एक्शन में सपोर्ट करेंगे, कुछ इस तरह की चीजें हैं। अब इन सारी चीजों को मोर और लेस इंडिया सेटिस्फाई करता है, इसीलिए इंडिया को इनवाइट आया है आईईए की तरफ से कि फुल टाइम मेंबर आप बनिए। पिछले साल 2021 की बात है, अभी तक इसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया गया है, तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। जब भी इंडिया आईईए का मेंबर बनेगा प्लीज रिमेंबर, तो एज ऑफ टुडे अगर मैं एक एमसीक्यू बना दूं जहां पे आपसे पूछूं इंडिया इज अ मेंबर ऑफ आईईए, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईईए, इट इज एसोसिएट मेंबर ऑफ आईईए, सो ध्यान रखना है। सो दिस वाज अबाउट आईईए। चलिए अब आगे चलते हैं, रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। रिपोर्ट की हम लोग जो भी मेन फेसेट्स है मैक्रो व्यू देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास मौका है, कुछ ही दिनों का आपके पास मौका है, क्योंकि 31 अक्टूबर को हमारा बैच क्लोज हो रहा है, यानी कि एडमिशंस आर क्लोजिंग ऑन 31 अक्टूबर। आई होप कि आपने दिवाली सेल का फायदा उठाया। अगर दिवाली सेल का फायदा नहीं उठाया तो अभी भी आपके पास आखिरी मौका है। दिस इज दी लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एनरोल फॉर आवर प्रोग्राम द फाउंडेशन बैच विच कम्स एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। 18,999 में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये प्राइस चाहिए तो आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, राहुल लाइव। जब भी आप चेकआउट करोगे, वेबसाइट हो हमारा ऐप हो, वहां पे चेकआउट करने से पहले इस कोड को इस्तेमाल करेंगे, प्राइस आपका 18,999 में हो जाएगा। अब इस प्राइस में कंप्लीट आपको पैकेज मिलेगा, कंप्लीट कोर्स, 1-to-1 मेंटरशिप, ग्रुप मेंटरशिप, 900+ आवर लाइव क्लासेस आपको मिलेगी। आफ्टर एवरी मॉड्यूल देयर इज एमसीक्यू प्रैक्टिस, आफ्टर एवरी मॉड्यूल देयर इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इनफैक्ट हमारे जो अभी ऑलरेडी बैचेस रनिंग है उन स्टूडेंट्स के आप टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो, वहाँ पे उनकी इंप्रूवमेंट देख सकते हो, सो दैट यू टेक अ डिसीजन, बट डू टेक अ डिसीजन वेरी वेरी सून बिकॉज इट इज क्लोजिंग ऑन 31 अक्टूबर। राइट, लेट्स गेट बैक टू डिस्कशन। जैसे कि मैंने आपको बताया 5 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहला पॉइंटर है कि पीक एनर्जी एमिशंस होने वाले हैं बाय 2025, ये बताता है, राइट। एंड दे यूज द टेक्निक कॉल्ड स्टेप्स टू एस्टिमेट। तो
इन्होंने बताया है कि एनर्जी एमिशंस आर गोइंग टू पीक बाय 2025 व्हिच इज एक्चुअली वेरी मैसिव चीज। पता है क्यों? क्योंकि ये जो पीक होने वाली एस्टिमेट थी पहले रिपोर्ट्स में 2030 2040 तक थी, लेकिन अभी ये मिड डेकेड में यानी इस डेकेड के बीच में पीक होगा, ये बता रहा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रशियन इन्वेजन जो हो चुका है यूक्रेन का, इट हैज बेसिकली डिसरप्टेड द एंटायर एनर्जी मार्केट। अब ये क्या हो रहा है आप यहां पे देख सकते हो, द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज स्पार्क्ड अ ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। अब इस ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस में हो क्या रहा है? गैस की जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और इस क्राइसिस की वजह से द कंट्रीज, स्पेशली मैं कहूंगा यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है, दे आर राइट नाउ स्क्रैम्बलिंग टू फाइंड अदर एनर्जी सोर्सेस गैस के अलावा। अब ऑफ कोर्स कुछ कंट्रीज ने कहा है हम लोग फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे to take care of this particular crisis, but nonetheless the countries are focusing more and more towards alternate sources। यानी कि इसीलिए इस रशियन क्राइसिस की वजह से या फिर रशिया यूक्रेन की क्राइसिस की वजह से जो एनर्जी क्राइसिस आया है उससे ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, उससे गैस के प्राइसेस भी कंटिन्यूसली बढ़ चुके हैं। अब इसके चलते इनकी जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होगी, इसीलिए दे आर गोइंग टू पीक द कार्बन एमिशंस फ्रॉम द एनर्जी सोर्सेस, दे आर गोइंग टू पीक। That means the countries are going to shift towards more greener, more cleaner fuel. That's the basic understanding in the second part itself. The second pointer is that there is a transition that is happening towards the green energy. ये रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक by 2030 ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स यानी कि ग्रीन एनर्जी के लिए क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स they are going to reach about $2 trillion by 2030, which is about 50% more from today. राइट? काफी अच्छी खबर यह है कि देश अभी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, यानी कि ऑयल हो गया या फिर गैस हो गया, उसके अलावा दे आर लुकिंग फॉर मोर क्लीनर फ्यूल्स। दैट इज व्हाई द एनर्जी एमिशंस आर गोइंग टू पीक, क्योंकि अगर क्लीन एनर्जी है तो उसकी कार्बन एमिशंस ऑटोमेटिकली कम रहेगी, इसलिए पीक होकर धीरे धीरे कम होना शुरू होगी। इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर द एंटायर वर्ल्ड। ऑल्दो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया है कि जो नंबर है $2 ट्रिलियन, इसको एक्चुअली डबल होना पड़ेगा बाय 2050 टू एंश्योर आर टारगेट्स ऑफ द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। बेसिकली $4 ट्रिलियन होना चाहिए, ये पैसा करके उन्होंने बताया। अब इसके प्रति इस रिपोर्ट ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी हाईलाइट किया। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो मेजर कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का यूएस इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट आ चुका है जिसमें ग्रीन एनर्जी नॉर्म्स है, ईयू का एमिशन रिडक्शन पैकेज है, चाइना ने मैसिव क्लीन एनर्जी को बिल्ड करने की बातें की हुई है, जापान का ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन GX प्रोग्राम चल रहा है, कोरिया ने भी न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर फोकस किया है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया है, साथ ही साथ इंडिया का भी यहाँ पे मेंशन है। इंडिया ने अपनी टारगेट्स को एनहांस किया। आप जानते हैं कि 500 गीगावाट का हमारा टारगेट है ऑफ द डोमेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, और हम कहीं ना कहीं इसको रीच करने वाले हैं। धीरे धीरे हम लोग अपने टारगेट्स की तरफ जा रहे हैं, विच हैज बीन एक्नॉलेज्ड बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ऑल्सो। ऑल्दो ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस क्राइसिस के चलते जो इमीडिएट रिस्पॉन्स रहा है कुछ कंट्रीज का, जैसे कि लिज ट्रस जब प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्यूल के बारे में बात की थी, एक्सप्लोरेशन पॉलिसी के बारे में बात की, तो उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया कि यूएस, यूके, जर्मनी ऐसे कुछ कंट्रीज है जो इमीडिएट यानी कि जो इमीडिएट क्राइसिस है उसको केटर करने के लिए फॉर शॉर्ट टर्म सोल्यूशन उन्होंने फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन के बारे में बात जरूर की है, बट इन द लॉन्गर रन एवरीथिंग इज क्वाइट गुड इन टर्म्स ऑफ क्लीन इन्वेस्टमेंट, बट अभी फिर और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। राइट? इसके अलावा ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि रशिया का क्लाउड आने वाले समय में बहुत ही कम होने वाला है, क्योंकि इस क्राइसिस की वजह से देखिए पूरा यूरोपियन यूनियन रशिया के ऊपर निर्भर था, अभी वो अल्टरनेट सोर्सेस को ढूंढ रहे हैं। अब रशिया स्क्रैम्बल करेगा टू फाइंड द अदर मार्केट्स। अब ये रिपोर्ट बताती है द वेव ऑफ क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स विल कॉस्ट रशिया अबाउट $1 ट्रिलियन लॉस्ट फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल। ऑयल और गैस जो रशिया से जाता है $1 ट्रिलियन का लॉस होगा। इनफैक्ट ये रिपोर्ट बताती है द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इज prompting a wholesale reorientation of global energy market, जहां पे लोग अभी रशिया के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। आपने देखा कि रशिया इज स्क्रैम्बलिंग राइट नाउ टू फाइंड मार्केट। इनफैक्ट दे आर सेलिंग ऑयल गैस टू अदर कंट्रीज, चाइना हो गया, इंडिया भी ऑयल खरीद रहा है डिस्काउंटेड प्राइसेस, बट अल्टीमेटली यहां पे आप देख सकते हो द रशियन फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट्स दे विल नेवर रिटर्न
इन एनी सिनारियोस, इनके एस्टिमेशन में किसी भी सिनारियो में वो 2021 के लेवल पे नहीं पहुंचेंगे। इनफैक्ट इनकी एस्टिमेशन के अनुसार इनका इंटरनेशनली ट्रेडेड ऑयल और गैस इट इज गोइंग टू फॉल, रशिया का इट इज गोइंग टू फॉल टू हाफ ऑफ 2021 बाय 2030। यानी कि रशिया का क्लाउड as the energy exporter, it is going to go down in the international market also. That's the basic third pointer from this particular report. इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के बारे में इन्होंने बात की that it is going to be a very long winter for Europe. अब क्यों? हम लोगों ने ये बात की है पहले भी कि इस विंटर में, अब आने वाले कुछ महीनों में यूरोपियन यूनियन के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आपने कई सारी खबरें देखी होंगी कि यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देशों में एनर्जी कट्स हो रही है, एनर्जी रैशनिंग हो रही है, क्योंकि गैस नहीं है। क्योंकि जब ठंड होती है तो उन्हें उनकी जो सराउंडिंग से घर जो है गर्म करने के लिए उन्हें गैस की जरूरत पड़ती है, लेकिन गैस अभी रशिया से आ ही नहीं रहा है। सो दैट इज वाई इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग विंटर फॉर यूरोप। और ये रिपोर्ट बताती है इट इज नॉट जस्ट गोइंग टू हैपन दिस ईयर। अगर आप इस रिपोर्ट की बात सुने तो ये कहते हैं कि इट इज गोइंग टू बी अ टेस्टिंग टाइम फॉर EU solidarity and the winter of even 2023-24 could be tougher. इनफैक्ट इस विंटर से भी ज्यादा टफर रहेगा अगला विंटर, ये कहती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की ये पर्टिकुलर रिपोर्ट, राइट। अब इन सभी चीजों से क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रेडेंशियल्स ऑफ गैस एज अ फ्यूल दे आर गोइंग टू गो डाउन, इसीलिए रशिया का क्लाउड भी कम होने वाला है। इसके अलावा इतनी सारी गुड न्यूज के बावजूद ये रिपोर्ट बताती है कि जो भी हमारे प्लेजेस आ चुके हैं, जो आप जानते हैं कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत NDCs डिक्लेयर हो चुके हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। हम लोगों ने चर्चा की थी रिसेंटली कि इंडिया की NDC भी अभी अपग्रेड हो चुकी है। हम लोगों ने जो NDC चेंज हुए उसके बारे में चर्चा की थी। ये रिपोर्ट एक ग्लूमी पिक्चर दर्शाती है कि अगर कंप्लीट अचीवमेंट भी हम लोग कर दें ऑफ ऑल द क्लाइमेट प्लेजेस ऑफ ऑल द कंट्रीज, नॉट जस्ट इंडिया, सारी कंट्रीज का जिन्होंने भी प्लेज किया है अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, हम लोग अचीव कर ले, दैट इज द बेस्ट केस सिनारियो, तब भी हम लोग ये 1.5 डिग्री स्टेबलाइजेशन से काफी दूर होंगे। देयर वुड बी अ लार्ज गैप बिटवीन द एम्बिशंस दैट वी हैव सेट। क्लाइमेट चेंज की वजह से तब भी इंपैक्ट होगा। यहाँ पे 2050 तक हम हमारे टारगेट अचीव नहीं करेंगे, ये बताया गया। यानी कि इस रिपोर्ट का कहना यह है कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग धीरे धीरे मूव हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जो हमारे टारगेट्स हैं, स्पेशली ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, दे आर नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई द 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट दैट वी हैव सेट। यानी कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए कंपेयर टू द 1900 लेवल्स, ये हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। यानी कि क्लाइमेट चेंज का खतरा अभी भी हमारे पास रहेगा। यानी कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि प्लेजेस और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और भी ज़्यादा कट होने चाहिए। बट नॉनदलेस इस रिपोर्ट ने ये ज़रूर दर्शाया है कि क्राइसिस में से भी अगर हम लोग देखें तो एनर्जी मार्केट में एक बहुत ही बड़ा अपहीवल आया है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जिसमें से एक पॉजिटिविटी ज़रूर दिखाई देती है। अगेन पॉजिटिविटी इन टर्म्स ऑफ एस्टिमेशन कि the carbon emissions from the energy, they are going to peak by 2025 and they are going to go down slowly and steadily. That's the basic understanding of the World Energy Outlook 2022. इसको ध्यान रखना है, कौन रिलीज करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। प्लीज रिमेंबर दैट। अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन, बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप जानते हैं कि अगर आपको ये पसंद आया है, वीडियो पसंद आए, तो यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, then you can always message me on Instagram. I do respond on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this again. Jai Hind. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।